26 जनवरी 1950 को भारत का संविधान लागू हुआ। सब कुछ तय हो गया। कानून, अधिकार और व्यवस्था। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती, क्योंकि देश रुकने वाला नहीं था। समय के साथ समस्याएं बदलनी थी और इसी के साथ बदलना था संविधान को भी। यहीं से शुरू होती है संविधान संशोधनों की कहानी। सबसे पहला संशोधन 1951 में आया। शुरुआत में लोगों को पूरी बोलने की आजादी मिली थी, लेकिन जल्दी ही इसका गलत इस्तेमाल होने लगा। भड़काऊ भाषण और अफवाहें माहौल बिगाड़ने लगीं। तब सरकार ने फैसला लिया कि आजादी रहेगी, लेकिन कुछ सीमाओं के साथ। देश की सुरक्षा, शांति और समाज के हित को ध्यान में रखते हुए स्पीच पर रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस लगाए गए और साथ ही 9th शेड्यूल बनाया गया ताकि जमीन सुधार जैसे कानून बार बार कोर्ट में न अटकें। इसके बाद 1952 में दूसरा संशोधन आया। देश बहुत बड़ा था और जनसंख्या भी ज्यादा थी, इसलिए जरूरी था कि संसद में सही रिप्रेजेंटेशन हो। इसी वजह से लोकसभा में सदस्यों की संख्या तय करने का तरीका बदला गया, ताकि हर क्षेत्र की आवाज सही तरीके से संसद तक पहुंच सके। 1954 में तीसरा संशोधन हुआ। सोचो, तुम 1950 के भारत में खड़े हो। देश नया नया आजाद हुआ है। लोगों के चेहरे पर खुशी है, उम्मीद है और एक नया नियमों का किताब भी है, संविधान। अब हर किसी को बोलने की आजादी मिल गई है। शुरुआत में सब अच्छा लगता है। लोग खुलकर बोल रहे हैं, अपनी बात रख रहे हैं, लेकिन धीरे धीरे कुछ लोग इस आजादी का गलत इस्तेमाल करने लगते हैं। भीड़ को भड़काना, गलत बातें फैलाना, माहौल खराब होने लगता है। सरकार देख रही है ये सब। अब सोचो, अगर कोई कुछ भी बोले और कोई रोक ही ना हो, तो क्या होगा? यहीं सरकार फैसला लेती है। आजादी रहेगी, लेकिन थोड़ी समझदारी के साथ। और यहीं से आता है पहला संशोधन। अब बोलने की आजादी तो है, लेकिन अगर कोई देश की शांति बिगाड़े तो उसे रोका जा सकता है। साथ ही सरकार जमीन के नियम बदलना चाहती है, ताकि गरीबों को जमीन मिल सके। इसलिए कुछ कानूनों को कोर्ट से बचाने का तरीका भी बनाया जाता है। अब कहानी थोड़ा आगे बढ़ती है। देश बहुत बड़ा है, हर जगह अलग लोग, अलग जरूरतें। अब सवाल उठता है, सबकी आवाज दिल्ली तक कैसे पहुंचे? तब दूसरा संशोधन आता है। संसद में कितने लोग होंगे, ये तय किया जाता है, ताकि हर इलाके की आवाज सही तरीके से पहुंच सके। अब तुम एक और सीन इमेजिन करो। कहीं पर अनाज कम पड़ रहा है, कहीं तेल महंगा हो रहा है, लोग परेशान हैं, राज्य अकेले सब संभाल नहीं पा रहे। तब सरकार सोचती है, अगर पूरा देश मिलकर काम करे तो? और तीसरा संशोधन आता है। अब केंद्र भी इन जरूरी चीजों को कंट्रोल कर सकता है, ताकि पूरे देश में संतुलन बना रहे। अब कहानी जमीन तक पहुंचती है। सरकार चाहती है कि गरीबों को भी जमीन मिले, लेकिन जिनके पास पहले से बहुत जमीन है, वो कोर्ट जाकर हर बार रोक लगा देते हैं। काम अटक जाता है। तब सरकार एक सख्त फैसला लेती है। चौथा संशोधन आता है। कुछ नियम बदले जाते हैं, ताकि जमीन का बंटवारा रुक ना सके और जिनको जरूरत है उन्हें फायदा मिल सके। अब इमेजिन करो, देश का नक्शा बदलने की बात हो रही है। किसी राज्य की सीमा बदलनी है, तो उससे राय लेना जरूरी है, लेकिन जवाब आने में बहुत समय लग रहा है। तब पांचवा संशोधन आता है। अब राष्ट्रपति तय करेगा कि राज्य कब तक जवाब देगा, ताकि काम समय पर हो सके। अब एक छोटा सा सीन और। एक राज्य से दूसरे राज्य में सामान जा रहा है, लेकिन टैक्स को लेकर कंफ्यूजन है। कौन लेगा टैक्स? तब छठा संशोधन आता है। केंद्र को यह पावर दी जाती है, ताकि पूरा सिस्टम क्लियर हो जाए और व्यापार आसानी से चल सके। अब कहानी का सबसे बड़ा मोड़ आता है। सोचो, भारत का नक्शा ही बदलने वाला है। पहले राज्यों का सिस्टम बहुत उलझा हुआ था। तब फैसला लिया जाता है, राज्य भाषा के आधार पर बनाए जाएंगे। जहां लोग एक ही भाषा बोलते हैं, वो एक साथ रहेंगे। और फिर सातवां संशोधन आता है। नए राज्य बनते हैं।
यूनियन टेरिटरी का कॉन्सेप्ट आता है। भारत खुद को नए तरीके से व्यवस्थित करता है। अब थोड़ा रुककर सोचो, कुछ लोग अभी भी बराबरी से बहुत दूर हैं। एससी और एसटी को मौका मिला है, लेकिन अभी सफर पूरा नहीं हुआ। तब 8वां संशोधन आता है। रिजर्वेशन की अवधि बढ़ाई जाती है ताकि उन्हें आगे बढ़ने का समय मिल सके। अब कहानी देश की सीमा तक पहुंचती है। भारत और पाकिस्तान के बीच समझौता होता है, कुछ जमीन बदली जाती है। इसे संविधान में जोड़ने के लिए 9वां संशोधन आता है। अब धीरे धीरे कुछ इलाके भारत का हिस्सा बन रहे हैं। दादर एंड नागर हवेली जुड़ता है, फिर गोवा, दमन और दीव भी भारत में आते हैं। अब इमेजिन करो, भारत का नक्शा फैल रहा है, मजबूत हो रहा है। इसी बीच कुछ छोटे बदलाव भी होते हैं। वाइस प्रेसिडेंट के चुनाव को आसान बनाया जाता है। नागालैंड को उसकी पहचान बचाने के लिए खास अधिकार दिए जाते हैं। पौंडीचेरी भी भारत का हिस्सा बनता है। और फिर एक छोटा लेकिन जरूरी बदलाव, हाई कोर्ट के जजेस की उम्र बढ़ा दी जाती है ताकि उनका अनुभव देश के काम आता रहे। अब अगर तुम पूरे इस सफर को देखो तो लगेगा जैसे भारत खुद को धीरे धीरे समझ रहा है, संभाल रहा है और मजबूत बना रहा है। लेकिन ये तो बस शुरुआत है, क्योंकि आगे कहानी में आने वाला है सबसे बड़ा टकराव, सरकार और सुप्रीम कोर्ट के बीच। अब कहानी वहीं से आगे बढ़ती है। देश धीरे धीरे स्टेबल हो रहा था, लेकिन अंदर ही अंदर एक नई टेंशन पैदा हो रही थी। एक तरफ सरकार, दूसरी तरफ सुप्रीम कोर्ट और बीच में संविधान। सोचो, अगर कोई देश की यूनिटी के खिलाफ बोले, देश को तोड़ने की बात करे, तो क्या सिर्फ फ्रीडम ऑफ स्पीच के नाम पर उसे छोड़ देना चाहिए? यही सवाल उठा। और फिर आया 16वां संशोधन 1963 में। अब नियम साफ कर दिए गए। कोई भी ऐसा काम या बात जो देश की अखंडता के खिलाफ हो, उसे रोका जा सकता है। सरकार ने एक लाइन खींच दी, आजादी है, लेकिन देश से ऊपर कुछ नहीं। अब जरा तुम सोचो, अगर कोई तुम्हारी प्रॉपर्टी ले ले, तो क्या तुम्हें पूरा हक नहीं होना चाहिए कि तुम उसे कोर्ट में चैलेंज करो? यहीं से शुरू हुआ असली टकराव। 17वां संशोधन 1964 में आया। सरकार फिर से लैंड रिफॉर्म्स को मजबूत करना चाहती थी और उसने कुछ और लॉज को 9th शेड्यूल में डाल दिया। मतलब, इन कानूनों को आसानी से कोर्ट में चैलेंज नहीं किया जा सकता। अब यहां से कोर्ट और सरकार के बीच टेंशन बढ़ने लगी। अब इमेजिन करो, इलेक्शन होने वाला है, लेकिन प्रेसिडेंट या वाइस प्रेसिडेंट का पद खाली हो जाता है, तो क्या पूरा सिस्टम रुक जाएगा? इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए 19वां संशोधन 1966 में आया। इलेक्शन डिस्प्यूट्स को हाई कोर्ट में ले जाया गया ताकि जल्दी फैसला हो सके। अब एक छोटा सा सवाल तुमसे, दिल्ली जैसे बड़े शहर को कैसे चलाया जाए? स्टेट बनाया जाए या कुछ अलग रखा जाए? इस कंफ्यूजन को दूर करने के लिए 20वां संशोधन 1966 में आया। कुछ जुडिशियल अपॉइंटमेंट्स को वैलिड बनाया गया ताकि सिस्टम स्मूथली चलता रहे। अब कहानी थोड़ा इमोशनल हो जाती है। सिंधी कम्युनिटी, जिनकी अपनी भाषा है, अपनी पहचान है, लेकिन उन्हें ऑफिशियल रिकॉग्निशन नहीं मिला था। फिर आया 21वां संशोधन 1967। सिंधी भाषा को 8वें शेड्यूल में शामिल किया गया। अब सोचो, किसी भाषा को पहचान मिलना उस कल्चर के लिए कितना बड़ा मोमेंट होता है। अब एक बड़ा सवाल, अगर कोई गलत तरीके से एमएलए या एमपी बन जाए, तो क्या उसे हटाना आसान होना चाहिए या मुश्किल? इसका जवाब आया 23वां संशोधन 1969 में। रिजर्वेशन से जुड़े कुछ बदलाव किए गए ताकि रिप्रेजेंटेशन सही बना रहे। अब इमेजिन करो, एक राजा है, उसकी रियासत है और आजादी। आजादी के बाद भी उसे कुछ स्पेशल राइट्स मिल रहे हैं। लेकिन क्या ये सही है? देश धीरे धीरे बदल रहा था और फिर आया 26वां संशोधन 1971।
अब प्रिवी पर्स खत्म कर दिया गया, मतलब राजाओं को मिलने वाले स्पेशल पैसे और प्रिविलेजेस बंद। अब सब बराबर। ये बदलाव बहुत बड़ा था। अब एक इंटरेस्टिंग सवाल, क्या संसद अनलिमिटेड पावर रखती है? क्या वो संविधान में कुछ भी बदल सकती है? यहीं से शुरू हुआ सबसे बड़ा लीगल फाइट। 24वां संशोधन 1971 में आया। सरकार ने साफ कहा, हाँ, संसद संविधान में बदलाव कर सकती है, फंडामेंटल राइट्स में भी। अब जरा सोचो, अगर सरकार तुम्हारे फंडामेंटल राइट्स भी बदल सके, तो क्या वो सेफ रहेगा? यही सवाल सुप्रीम कोर्ट के पास पहुंचा और आगे जाकर यही बना केशवानंद भारती केस का बेस। अब आगे 25वां संशोधन 1971 आया। इसमें सरकार ने प्रॉपर्टी राइट्स को और लिमिट कर दिया ताकि समाज में बराबरी लाई जा सके। लेकिन कोर्ट खुश नहीं था, टेंशन बढ़ रही थी। अब एक छोटा सा सवाल तुमसे, तुम्हारे हिसाब से देश में ज्यादा पावर किसके पास होनी चाहिए? सरकार के पास या सुप्रीम कोर्ट के पास? कमेंट में जरूर बताना, तुम्हारा आंसर पढ़ने में मजा आएगा। अब आगे बढ़ते हैं। 27वां संशोधन 1971। कुछ नए यूनियन टेरिटरीज बनाए गए, नॉर्थ ईस्ट में चेंजेस हुए, देश का मैप फिर थोड़ा बदला। अब इमेजिन करो, कुछ एरियाज ऐसे हैं जहां की सिचुएशन अलग है, कल्चर अलग है। उन्हें स्पेशल तरीके से हैंडल करने के लिए 28वां संशोधन आया। कुछ पुराने सर्विस रूल्स हटाए गए। अब एक और इंटरेस्टिंग पॉइंट, अगर कोई नेता पार्टी छोड़कर दूसरी पार्टी ज्वाइन कर ले, तो क्या उसे अलाउ करना चाहिए? ये प्रॉब्लम बाद में बड़ी बनी, लेकिन उसकी शुरुआत समझने के लिए ये अमेंडमेंट्स ग्राउंड वर्क तैयार कर रहे थे। और फिर आता है 30वां संशोधन 1972। सुप्रीम कोर्ट में अपील के रूल्स को बदला गया ताकि छोटे छोटे केसेस में टाइम वेस्ट ना हो और सिस्टम फास्ट काम करे। अब अगर तुम इस पूरे पार्ट को देखो तो साफ दिखता है, अब कहानी सिंपल नहीं रही। सरकार और कोर्ट के बीच पावर का खेल शुरू हो चुका था। हर अमेंडमेंट एक नया सवाल खड़ा कर रहा था। अब तुमसे एक छोटा सा काम, अगर तुम्हें ये स्टोरी समझ आ रही है और ऐसा लग रहा है कि तुम सच में इमेजिन कर पा रहे हो, तो वीडियो को लाइक जरूर करना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि आगे जो आने वाला है वो इस पूरी कहानी का सबसे डेंजरस फेज है। अगले पार्ट में हम देखेंगे इमरजेंसी, 42वां संशोधन और वो समय जब संविधान सबसे ज्यादा बदला गया। और हाँ, एक बात कमेंट में जरूर लिखना, तुम्हें अब तक का सबसे पावरफुल अमेंडमेंट कौन सा लगा और क्यों? मैं तुम्हारे कमेंट्स पढ़ता हूं। अब कहानी पहुंच चुकी है उस दौर में जहां सब कुछ बदलने वाला है। देश आगे बढ़ रहा था, लेकिन अंदर ही अंदर एक बड़ा पावर गेम शुरू हो चुका था। अब जरा इमेजिन करो, देश की पॉपुलेशन लगातार बढ़ रही है, लोग बढ़ रहे हैं, जरूरतें बढ़ रही हैं। तो क्या संसद में सीट्स वही रहनी चाहिए? इसी सवाल का जवाब था 31वां संशोधन 1973। लोकसभा की सीट्स बढ़ा दी गईं ताकि ज्यादा लोगों की आवाज संसद तक पहुंच सके। अब एक सीन सोचो, कुछ एमएलएज अपनी पार्टी छोड़कर दूसरी पार्टी ज्वाइन कर लेते हैं। सरकारें गिरने लगती हैं, इंस्टेबिलिटी बढ़ती है। इसी को रोकने के लिए ग्राउंड वर्क शुरू हुआ और आगे जाकर ये इशू बड़ा बनने वाला था। अब कहानी का सबसे बड़ा मोड़, एक सवाल जिसने पूरे देश को हिला दिया। क्या संसद कुछ भी बदल सकती है, या कुछ चीजें ऐसी हैं जिन्हें कोई नहीं बदल सकता? और फिर आया केशवानंद भारती केस 1973। सुप्रीम कोर्ट ने कहा, संविधान बदला जा सकता है, लेकिन उसकी बेसिक स्ट्रक्चर नहीं। मतलब लोकतंत्र, न्याय, संविधान की आत्मा, इसे कोई नहीं बदल सकता। अब तुम खुद सोचो, अगर ये फैसला नहीं आता तो क्या होता? कमेंट में जरूर लिखना।
क्या संसद को अनलिमिटेड पावर होनी चाहिए या नहीं? अब सरकार और कोर्ट के बीच टकराव और बढ़ गया और फिर शुरू हुआ सबसे कंट्रोवर्शियल फेज। 1976, इमरजेंसी का समय। देश में इमरजेंसी लगी हुई है, आजादी सीमित है, आवाज दबाई जा रही है और इसी समय आता है 42वां संशोधन 1976। इसे कहा जाता है मिनी कॉन्स्टिट्यूशन क्योंकि इसमें इतने बदलाव किए गए कि पूरा संविधान ही बदल गया। प्रियम्बल में सोशलिस्ट और सेक्युलर जोड़ा गया, फंडामेंटल ड्यूटीज जोड़े गए, कोर्ट की पावर कम की गई, पार्लियामेंट की पावर बढ़ाई गई। अब जरा इमेजिन करो, पूरा सिस्टम एक तरफ झुकता जा रहा है, सरकार ज्यादा पावरफुल हो रही है। अब तुम बताओ, अगर एक ही साइड के पास सारी पावर आ जाए तो क्या वो सही रहेगा? कमेंट में यस या नो जरूर लिखना। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। इमरजेंसी खत्म होती है और फिर आता है बैलेंस वापस लाने का समय। 44वां संशोधन 1978। अब कुछ पावर्स वापस कोर्ट को दी गईं और लोगों के राइट्स को फिर से मजबूत किया गया। सबसे इंपॉर्टेंट, अब इमरजेंसी लगाना। अब इमरजेंसी लगाना इतना आसान नहीं रहा। अब इमेजिन करो, जैसे कोई पेंडुलम होता है, एक तरफ जाता है फिर वापस आता है। यही हुआ संविधान के साथ। अब आगे बढ़ते हैं। 36वां संशोधन 1975। सिक्किम को भारत का पूरा राज्य बना दिया गया। अब वो ऑफिशियली इंडिया का हिस्सा बन गया। 37वां और 38वां संशोधन। इमरजेंसी के दौरान गवर्नमेंट को और प्रोटेक्शन दी गई ताकि डिसीजंस को चैलेंज करना मुश्किल हो जाए। 39वां संशोधन। अब एक बहुत बड़ा स्टेप, प्राइम मिनिस्टर के इलेक्शन को कोर्ट में चैलेंज करना मुश्किल बना दिया गया। अब सोचो, अगर नेता का इलेक्शन ही चैलेंज ना हो सके तो डेमोक्रेसी पर क्या असर पड़ेगा? इसका आंसर कमेंट में जरूर देना। 40वां और 41वां संशोधन। कुछ लॉज को 9वें शेड्यूल में डाला गया और कुछ हाई ऑफिशियल्स को प्रोटेक्शन दी गई। 42वां हमने देखा ही, सबसे बड़ा बदलाव। 43वां और 44वां संशोधन। इमरजेंसी के बाद डैमेज कंट्रोल, कोर्ट की पावर वापस, राइट्स फिर मजबूत। 45वां संशोधन। SC/ST रिजर्वेशन की अवधि फिर बढ़ाई गई। 46वां संशोधन। टैक्स सिस्टम में बदलाव ताकि गवर्नमेंट रेवेन्यू बेटर हो सके। 47वां संशोधन। कुछ और लैंड रिफॉर्म लॉज को प्रोटेक्शन दिया गया। 48वां संशोधन। पंजाब में इमरजेंसी एक्सटेंड की गई। 49वां संशोधन। ट्राइबल एरियाज के लिए स्पेशल प्रोटेक्शन बढ़ाया गया। 50वां संशोधन। सिक्योरिटी फोर्सेस के राइट्स में कुछ चेंजेस किए गए। अब अगर तुम इस पूरे फेज को देखो तो साफ दिखता है, ये सिर्फ अमेंडमेंट्स नहीं थे, ये पावर का खेल था। सरकार अपनी ताकत बढ़ा रही थी, कोर्ट बैलेंस बनाए रखने की कोशिश कर रहा था। अब तुमसे एक जरूरी सवाल, अगर तुम्हें ये पूरी कहानी समझ आ रही है और तुम सच में इमेजिन कर पा रहे हो तो वीडियो को लाइक जरूर करना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि आगे जो आने वाला है वो इस पूरी कहानी का नेक्स्ट फेज है। और हाँ, एक चीज कमेंट में जरूर लिखना, तुम्हें सबसे डेंजरस अमेंडमेंट कौन सा लगा और क्यों? मैं तुम्हारे सारे कमेंट्स पढ़ता हूं। अगले पार्ट में 51वें से लेकर लेटेस्ट अमेंडमेंट्स तक और कैसे आज का भारत शेप हुआ। अब तक तुमने देखा कैसे देश खुद को संभाल रहा था, कभी सरकार स्ट्रांग, कभी कोर्ट स्ट्रांग। अब कहानी पहुंचती है उस फेज में जहां सिस्टम धीरे धीरे सेटल हो रहा है। चलो एक सिंपल सीन से समझते हैं। मान लो तुम्हारे क्लास में 50 बच्चे हैं, लेकिन टीचर सिर्फ 5 बच्चों को ही बोलने दे, तो बाकी क्या सोचेंगे? हमारी वैल्यू नहीं है क्या? यही सिचुएशन कुछ ट्राइबल एरियाज में थी, इसलिए आया 51वां संशोधन 1984। अब नॉर्थ ईस्ट के ट्राइबल एरियाज को लोकसभा में प्रॉपर रिप्रेजेंटेशन दिया गया। सीधी बात, अब हर किसी की आवाज सुनी जाएगी। अब एक और सीन इमेजिन करो, स्कूल में रूल है,
हर साल सीट्स फिक्स रहेंगी, लेकिन पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है, तो क्या होगा? फाइट, कंफ्यूजन, अनफेयर फीलिंग। इसको हैंडल करने के लिए आया 52वां संशोधन 1985। अब सबसे इंटरेस्टिंग चीज, एंटी डिफेक्शन लॉ। अब कोई एमएलए या एमपी आज इधर कल उधर नहीं कर सकता। मतलब पार्टी बदलना अब व्हाट्सएप डीपी बदलने जितना आसान नहीं रहा। अब तुम बताओ, अगर ये रूल नहीं होता तो सरकार टिकती या रोज गिरती? कमेंट में बताओ, तुम भी रोज व्हाट्सएप पे डीपी बदलते रहते हो ना? झूठ मत बोलना, अभी भी कोई फोटो लगा के रखी होंगी लड़कियों को इम्प्रेस करने के लिए। अब आगे 53वां और 54वां संशोधन, ये थोड़ा टेक्निकल थे, लेकिन इजी में समझो। कुछ स्टेट्स को स्पेशल पावर्स दी गई, जजेस की सैलरी बढ़ाई गई। सीधी भाषा, काम अच्छा कर रहे हो तो सैलरी भी अपग्रेड। अब एक और इंटरेस्टिंग बात, 55वां संशोधन, अरुणाचल प्रदेश को स्पेशल स्टेटस मिला। अब इमेजिन करो, कोई एरिया जहां सिचुएशन अलग है, कल्चर अलग है, उसे सेम रूल से चलाओगे तो प्रॉब्लम होगी ना। इसलिए स्पेशल रूल्स दिए गए। अब आता है 56वां और 57वां संशोधन। गोवा को स्टेट बनाया गया और कुछ ट्राइबल रिप्रेजेंटेशन इंप्रूव किया गया। मतलब भारत का नक्शा और स्ट्रॉन्ग और क्लियर होता जा रहा था। अब थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड, 58वां संशोधन। अब संविधान का हिंदी वर्जन भी ऑफिशियल बना। अब सोचो, अगर एग्जाम इंग्लिश में हो और किसी को इंग्लिश ही ना आती हो तो कितना टफ लगेगा। इसलिए हिंदी वर्जन जरूरी था। अब आता है 61वां संशोधन 1989। अब वोटिंग एज 21 से घटाकर 18 कर दी गई। अब इमेजिन करो, 18 साल का लड़का बोल रहा है, भाई मैं देश चला सकता हूं लेकिन वोट नहीं दे सकता। अब उसे भी मौका मिल गया। अब तुम बताओ, 18 साल सही एज है वोटिंग के लिए या ज्यादा कम? कमेंट में जरूर बताना। अब आगे 62वां संशोधन, रिजर्वेशन का टाइम फिर बढ़ाया गया। मतलब अभी बराबरी का गेम पूरा नहीं हुआ था। अब आते हैं 69वें संशोधन पर। दिल्ली को स्पेशल स्टेटस मिला, नेशनल कैपिटल टेरिटरी। सीधी भाषा, दिल्ली न पूरा स्टेट न पूरी यूटी, कुछ बीच का बॉस। अब आगे 71वां संशोधन, कुछ और लैंग्वेजेस को रिकग्निशन मिला। मतलब हर लैंग्वेज इंपॉर्टेंट है, हर कल्चर इंपॉर्टेंट है। अब आता है 73वां और 74वां संशोधन, बहुत इंपॉर्टेंट। एक छोटा सा सीन सोचो, तुम्हारे गांव में प्रॉब्लम है, रोड टूटी हुई है। अब तुम दिल्ली जाओगे कंप्लेंट करने। इसलिए पंचायत और नगर पालिका को पावर दी गई। अब लोकल लेवल पर ही डिसीजन होगा। मतलब जिसको प्रॉब्लम है वही सॉल्यूशन भी देगा। अब ऑनेस्टली बताओ, ये सिस्टम बेटर है या सब कुछ दिल्ली से कंट्रोल हो? कमेंट में जरूर लिखना। अब आगे 86वां संशोधन, एजुकेशन को फंडामेंटल राइट बना दिया गया। मतलब पढ़ाई अब ऑप्शन नहीं, हक बन गई। अब इमेजिन करो, कोई बच्चा पढ़ना चाहता है लेकिन मौका नहीं मिलता। अब गवर्नमेंट बोले, नहीं, पढ़ाई तुम्हारा अधिकार है। अब ये बताओ, एजुकेशन फ्री होना चाहिए या पेड? कमेंट में जरूर बताना। अब आखिरी मेजर बात, 101वां संशोधन, जीएसटी लागू हुआ। अब पहले क्या होता था, हर स्टेट अपना अलग टैक्स लेता था। मतलब एक ही चीज पर 4 से 5 बार टैक्स। अब जीएसटी आया, वन नेशन वन टैक्स। अब लाइफ थोड़ी सिंपल हुई। अब अगर तुम पूरी कहानी देखो तो समझ आएगा, संविधान कोई बुक नहीं है, ये एक लिविंग सिस्टम है जो समय के साथ बदलता है। और तुम भी इस कहानी का हिस्सा हो, क्योंकि तुम्हारा वोट, तुम्हारा डिसीजन इस देश को शेप करता है। अब एक काम करो, कमेंट में जरूर लिखना तुम्हें कौन सा अमेंडमेंट सबसे यूजफुल लगा और क्यों। मैं कमेंट देखता हूं और अगर पसंद आया तो रिप्लाई भी करता हूं।